हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में टीडीएस डिडक्ट करने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो अब यदि आप 1 अप्रैल 2025 के बाद में कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज है या कोई भी टेक्निकल सर्विसेज है जो कि लेते हैं और जिसके संबंध में यदि आपके द्वारा कोई पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में अब आपको किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है, साथ ही टीडीएस डिडक्ट करने की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, किन पर्सन को सेक्शन 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करना है और किन पर्सन की टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज आफ्टर बजट 2025। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा कई सेक्शन में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो व्हाट इज सेक्शन 194 जे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 194 जे के जो प्रोविज़न है वो किन पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं। तो एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और ए एचयूएफ मेकिंग पेमेंट टू अ रेसिडेंट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% और 2% एज एप्लीकेबल ऑफ द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू द रिसिपिएंट। यानी कि एनी पर्सन मीन्स इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के कोई भी कंपनी है, फर्म है, एओपी है या बीओआई है, उनके द्वारा अगर कोई भी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज ली जाती है जिसके संबंध में किसी रेसिडेंट को जो पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। तो अब सेक्शन 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पर्सन की होती है। तो एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज टू अ रेसिडेंट मस्ट डिडक्ट टीडीएस। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। तो यानी कि यहाँ पे एनी पर्सन में कौन कौन से पर्सन कवर है, जैसे कि कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, कॉरपोरेशन है, कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, फर्म है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी एंड बीओआई मस्ट गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 ए बी। यानी कि वैसे तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उस पर टीडीएस के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर में जो टर्नओवर है बिजनेस का, यदि वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, या फिर कोई प्रोफेशनल है जिसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, और यदि इंडिविजुअल या एचयूएफ पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में उनको टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। तो इन सभी पर्सन के द्वारा यदि किसी रेजिडेंट से कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज ली जाती है, तो पेमेंट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट करके उनको पेमेंट करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 जे। तो सेक्शन 194 जे में यदि आप 5 टाइप की सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट है प्रोफेशनल सर्विस। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा कोई भी मेडिकल है या लीगल है या आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें इंक्लूड होती है आपकी मान लो अकाउंटेंसी की, एडवर्टाइजिंग की, इंटीरियर डेकोरेशन की, टेक्निकल कंसल्टेंसी, या फिर और भी कोई ऐसी सर्विसेज हो सकती है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा नोटिफाई कर रखी है सेक्शन 44 AA में। तो ये सारी सर्विसेज आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज मानी जाती है, और यदि ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो एक लिमिट से ज़्यादा होने पर इस पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्निकल सर्विसेज। तो टेक्निकल सर्विसेज में आपकी ऐसी सर्विसेज कवर की जाती है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपकी मैनेजरल सर्विसेज हो गई, टेक्निकल सर्विसेज हो गई या कंसल्टेंसी सर्विस हो गई। तो ये सारी सर्विसेज आपकी टेक्निकल सर्विस में कवर की जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपके द्वारा कोई वेबसाइट है जो कि डेवलप करवाते हैं, या फिर आप कोई ऐप है जो कि डेवलप कराते हैं, तो उसके लिए आपके द्वारा जो पेमेंट किया जाता है वो आपके टेक्निकल सर्विसेज में कवर होता है। नेक्स्ट है रॉयल्टी। पेमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और यूज़ ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन्वेंशन, कंसेप्ट, फॉर्मूला और एनी अदर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे रॉयल्टी का मीन्स ये होता है कि मान लो यदि आपके द्वारा आपकी कोई भी ब्रांड है या फिर आपका कोई भी कॉपीराइट या ट्रेडमार्क है जो कि आप किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए देते हैं, तो उस केस में जिस पर्सन के द्वारा आपकी ऑनरशिप को यूज़ किया जाता है और उसके बदले में जो आपको पेमेंट किया जाता है वो आपकी रॉयल्टी होती है। अब ये जो रॉयल्टी होती है आपकी वो भी कई तरह की होती है, जैसे कि परफॉर्मेंस रॉयल्टी है, बुक रॉयल्टी है, पेटेंट रॉयल्टी है, फ्रेंचाइजी रॉयल्टी है। अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई ऑथर है जिसके द्वारा अपनी कोई बुक है जो कि पब्लिश की जाती है, तो यहाँ पे ऑथर जो है उसको हर बुक सोल्ड करने पे जो एक एग्रीड अमाउंट प्रोवाइड की जाती है वो उसकी बुक रॉयल्टी होती है।
नेक्स्ट है नॉन कम्पीट फीस, पेमेंट टू समवन टू नॉट इंगेज इन अ सर्टेन बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड विद इन सर्टेन जोग्राफिकल लिमिट। तो इसका मतलब ये है कि जब कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए अगर कोई फ़ीस का पेमेंट किया जाता है तो वो नॉन कम्पीट फ़ीस होती है। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए है जिसकी दिल्ली में कोई होटल है और मिस्टर बी है जो कि वहाँ पे एज ए कुक काम करता है। अब मान लो मिस्टर बी जो है उसके द्वारा मिस्टर ए की होटल जो है उसको छोड़ दिया जाता है, तो उस केस में मिस्टर ए जो है उसके द्वारा मिस्टर बी को 40 लाख रुपए की नॉन कम्पीट फ़ीस का पेमेंट किया जाता है। तो अब मिस्टर ए के द्वारा ये जो मिस्टर बी को फ़ीस का पेमेंट किया गया है ये क्यों किया गया है? तो यहाँ पे ये फ़ीस का पेमेंट इसलिए किया गया है कि मिस्टर बी जो है वो दिल्ली में ना तो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में एज ए कुक काम करेगा और ना ही वो दिल्ली में कोई दूसरा रेस्टोरेंट ओपन कर सकता है। तो इसके लिए जो उसको फ़ीस का पेमेंट किया गया है वो नॉन कम्पीट फ़ीस होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो नॉन कम्पीट फ़ीस का पेमेंट किया जाता है वो किसी भी एक्टिविटी को नहीं करने के लिए, या फिर मान लो मिस्टर बी जिस होटल में काम करता है उस होटल की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नो हाउ या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस है वो ये होटल छोड़ने के बाद किसी भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करेगा। तो इस केस में जो फ़ीस का पेमेंट किया जाता है वो नॉन कम्पीट फ़ीस होती है। एंड लास्ट है डायरेक्टर्स रेमोरेशन, एनी पेमेंट मेड टू डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग सैलरी। यानी कि अगर डायरेक्टर को कोई भी रेमोरेशन है, कमीशन है या कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के बदले में जो सिटिंग फीस का पेमेंट किया जाता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी पे की जाती है डायरेक्टर को उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये 5 तरह की सर्विसेज है जिस पे सेक्शन 194J में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट रिवाइज्ड इन बजट 2025। तो रिसेंटली जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया उस बजट में आपकी जो लिमिट है टीडीएस डिडक्ट करने की उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपके 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर आप कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस लेते हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट अलग रहेगी और 1 अप्रैल 2025 के बाद में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो अलग रहेगी। तो अब यदि आपके द्वारा कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली जाती है तो उस केस में 1 अप्रैल 2025 यानी कि 31 मार्च 2025 तक आपकी जो लिमिट है वो 30,000 रुपये की रहेगी, जिसको गवर्नमेंट ने बजट 2025 में इंक्रीज़ करके 50,000 रुपये कर दिया है। और टेक्निकल सर्विसेज है जिसके केस में 30,000 रुपये की जो लिमिट है उसको 1 अप्रैल 2025 से इंक्रीज़ करके 50,000 रुपये कर दिया है। अब कोई रॉयल्टी है तो उसके केस में पहले जो लिमिट आपकी 30,000 की थी वो 1 अप्रैल 2025 से अब आपकी 50,000 रुपये रहने वाली है। लास्ट है एनी सम रेफर टू इन क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 28। यानी कि सेक्शन 28 में अगर कोई नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया जाता है तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 30,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दी है। तो अब यदि आप 31 मार्च 2025 से पहले कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो उस केस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 रुपये की रहेगी और 1 अप्रैल 2025 से आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 रुपये रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 194J। तो अब सेक्शन 194J में किस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो उसमें फर्स्ट है फीस पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज। यानी कि अगर आपके द्वारा कोई टेक्निकल सर्विसेज ली जाती है तो उसके केस में अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस केस में 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू ऑपरेटर्स ऑफ कॉल सेंटर्स। तो जो कॉल सेंटर ऑपरेट करते हैं उनको अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस केस में 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। तो अगर कोई भी रॉयल्टी है जो कि आपके द्वारा पे की जाती है सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन के केस में तो उस केस में 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है अदर रॉयल्टी, यानी कि ये जो रॉयल्टी है आपकी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, इसके अलावा कोई दूसरी रॉयल्टी का अगर पेमेंट किया जाता है तो उस केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है फीस पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। अब यदि कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू डायरेक्टर्स बाय वे ऑफ फीस, कमीशन और रेमरेशन। तो अब यदि कंपनी के डायरेक्टर को कोई भी सिटिंग फीस है, कमीशन या रेमरेशन का पेमेंट किया जाता है अदर देन सैलरी, तो उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि कितनी भी अमाउंट का अगर पेमेंट किया जाता है तो उस केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एंड लास्ट है इफ़ द पेई फेल्स टू प्रोवाइड अ पेन। अब यहाँ पे मान लो जो पेई है अगर वो अपना पेन जो है वो फर्निश नहीं कर पाता है तो उस केस में हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो है 20%। तो इस तरीके से आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। तो अब सेक्शन 194G में जो टीडीएस है वो किस तरीके से डिडक्ट किया जाता है इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर एक्स है जो कि XYZ कंपनी के डायरेक्टर है
और मिस्टर एक्स के द्वारा कंपनी को प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो अब यहाँ पे कंपनी के द्वारा मिस्टर एक्स को जो फर्स्ट पेमेंट किया जाता है प्रोफेशनल सर्विस के रिगार्डिंग, वो 10 अक्टूबर 2024 को किया जाता है 10,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे जो ये 10,000 रुपये का पेमेंट किया गया है, ये 30,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, तो कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट किया जाता है 31 दिसंबर 2024 को 15,000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल पेमेंट हो जाता है 25,000 का। तो ये भी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, तो उस केस में भी कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट किया जाता है मिस्टर एक्स को 10 जनवरी 2025 को 15,000 रुपये। तो अब यहाँ पे मिस्टर एक्स को जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल पेमेंट किया गया है वो है 40,000 रुपये। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 रुपये की क्रॉस हो जाती है। तो अब यहाँ पे मिस्टर एक्स को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो ये टोटल 40,000 रुपये का पेमेंट किया गया है, तो उस केस में 10% से TDS डिडक्ट किया जाएगा, जो है 4,000 रुपये। तो अब यहाँ पे मिस्टर एक्स को जो कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा 15,000 रुपये का, उसमें से 4,000 रुपये का TDS डिडक्ट करके रिमेनिंग 11,000 का पेमेंट जो है वो मिस्टर एक्स को किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टोटल एग्रीगेट पेमेंट देखना है कि अगर एग्रीगेट पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 30,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में TDS डिडक्ट किया जाएगा। यदि एग्रीगेट पेमेंट 30,000 से कम है तो उस केस में TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हर एक सर्विस के लिए इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे XYZ कंपनी के द्वारा जो मिस्टर एक्स को पेमेंट किया जाता है टेक्निकल सर्विस के लिए या फिर सिटिंग फीस के लिए या रॉयल्टी के लिए या प्रोफेशनल सर्विस के लिए, तो इन सभी सर्विसेज की थ्रेशोल्ड लिमिट इंडिविजुअली अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में TDS डिडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब यदि मिस्टर एक्स के द्वारा ये सर्विसेज यदि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में प्रोवाइड की जाती है तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट कंसीडर की जाएगी वो 50,000 रुपये की जाएगी। यानी कि अगर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और उसके बदले में जो कंपनी के द्वारा डायरेक्टर को पेमेंट किया जाता है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी केस में TDS डिडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194J। तो अब सेक्शन 194J में जो TDS है वो किस टाइम डिडक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे रिसिपिएंट के अकाउंट में अमाउंट जो है वो क्रेडिट करते समय या फिर उसको जब एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है, दोनों में से जो भी डेट पहले हो उस टाइम TDS जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ TDS। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज ली जाती है और उनका जो पेमेंट किया जाता है वो यदि एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, फिर भी आपके द्वारा यदि TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है, तो उस केस में आपके द्वारा जो ये खर्चे किए जाते हैं ये खर्चे आपके 30% डिसअलाउड हो जाते हैं उस ईयर में जिस ईयर में आपके द्वारा एक्चुअल में ये खर्चे किए जाते हैं। अब ये जो 30% के खर्चे आपके डिसअलाउड किए जाते हैं, इनकी डिडक्शन आप उस ईयर में ले सकते हैं जिस ईयर में आपके द्वारा TDS डिडक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाता है। नेक्स्ट है लेवी ऑफ इंटरेस्ट। तो यदि आपके द्वारा TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है तो आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है। उसमें फर्स्ट है नो TDS डिडक्टेड। अब मान लो यदि आपने जो प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस है उस पर TDS ही डिडक्ट नहीं किया है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा आपको वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन। यानी कि जिस डेट से आपको TDS एक्चुअल में डिडक्ट करना था और जब आपके द्वारा एक्चुअल में टैक्स डिडक्ट किया जाता है उस टाइम पीरियड के बीच में आपको 1% से इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है यदि आपने TDS डिडक्ट तो कर दिया है लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया है, तो उस केस में जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो है 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड अप टू द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। यानी कि जिस डेट से आपने TDS डिडक्ट किया है और एक्चुअल में जब आपके द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है उस टाइम पीरियड के बीच का आपको इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 194J नॉट एप्लीकेबल। तो सेक्शन 194J के जो प्रोविज़न है वो किस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो फर्स्ट है वेयर द पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और HUF इज़ फॉर पर्सनल पर्पस। अब मान लो अगर इंडिविजुअल या HUF के द्वारा कोई पेमेंट है जो कि पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है, तो उस केस में सेक्शन 194J के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो बीमार हो जाता है तो उसके द्वारा डॉक्टर की कोई सर्विसेज ली जाती है, तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके द्वारा 50,000 रुपये
का अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल नेचर के खर्चे हैं। नेक्स्ट है, इफ़ पेमेंट इज़ मेड टू ए नॉन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। तो यदि किसी NRI को पेमेंट किया जाता है तो उस केस में भी सेक्शन 194J के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, द पेमेंट अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹30,000। तो अब यदि आप 31 मार्च 2025 से पहले कोई सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 रुपये की है। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका जो पेमेंट है वो 30,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है इंडिविजुअल सर्विसेज के केस में, तो उस केस में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बजट 2025 में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसको 30,000 रुपये से इंक्रीज़ करके 50,000 रुपये कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद में अगर आप कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस लेते हैं तो आपको ये लिमिट जो है वो 50,000 रुपये कंसिडर करनी है। एंड लास्ट है, नो TDS बाय इंडिविजुअल और HUF ऑन रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फीस इवन इफ़ कमर्शियल। तो अब यदि मान लो इंडिविजुअल या HUF को कोई भी रॉयल्टी या नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया जाता है और वो अगर कमर्शियल है तो उस केस में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये 4 केस है जहाँ पे आपके सेक्शन 194J के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।